हाशिम से बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग नस के नेट नंबर 4 के डे नंबर 2 एंड 3 के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। भाई मेरे पास जैसे जैसे बच्चे अपने क्वेश्चंस को शेयर कर रहे होते हैं, मेरी कोशिश होती है मैं जितना भी बिजी हूं मैं उनके ऊपर लाजमी तौर पर लेक्चर को डिजाइन कर सकूं। तो भाई नस के डे नंबर 2 के अंदर और डे नंबर 3 में कौन कौन से एमसीक्यूज आए, एक बहुत अच्छे मेरे बैच नंबर 5 के स्टूडेंट हशाम तनवीर ने अपना रासर रिजल्ट शेयर किया। माशाल्लाह से ही स्कोर्ड 153 इन द नेट नंबर 4 और इन्होंने अपने क्वेश्चंस को भी शेयर किया। इसके अलावा एक और मेरा ऑनलाइन स्टूडेंट था, इसने अपनी पर्टिकुलरली तमाम के तमाम फिजिक्स के एमसीक्यूज को और दूसरे एमसीक्यूज को शेयर किया। इस बच्चे के इत्तेफाक से 144 आए हैं माशाल्लाह से। तो भाई इन दोनों बच्चों की क्या कारस्तानी है, इन दोनों बच्चों के पेपर में किस तरह के एमसीक्यूज आए थे और नेट 4 में कैसे एमसीक्यूज आ रहे हैं अभी तक के, वो तमाम इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर मैथ्स के अगर हम एमसीक्यूज को डिस्कस करें, अच्छा बाय द वे माशाल्लाह से इस बच्चे ने 78 मार्क्स स्कोर करे मैथ्स के अंदर, देन फिजिक्स के अंदर 43 करे हैं, इंग्लिश के अंदर 32 करे हैं, 153 इनका टोटल बना है। नस का नेट नंबर 4 के अंदर ये इनका रोल नंबर भी गिवन है, ये इनकी मासूम सी प्यारी सी पिक्चर भी है। खैर, तो भाई हमारे पास सबसे पहले नंबर के ऊपर जो एमसीक्यूज आ रहा है इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है। अब आपकी अपर लिमिट गिवन है ई की, लोअर लिमिट गिवन है 1 की, क्वेश्चन आ रहा है 1 प्लस एल एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का। अब भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आपके पास आसान तरीका ये है कि भाई यहाँ पे सिंपल तरीके से आपके पास जो लिमिट्स आ रही है इंटीग्रेशन अपर लिमिट ई लोअर लिमिट 1, तो आप सिंपल तरीके से यहाँ पे डिवीजन को अप्लाई कर दीजिए, पहले एलसीएम को ब्रेक करवा दीजिए तो ये 1/x बन जाएगा। सही है, इंटीग्रेशन इस पे भी अप्लाई हो जाएगी। सिमिलरली अपर लिमिट ई लोअर लिमिट 1 इंटीग्रेशन एल एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डीएक्स पे भी अप्लाई हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है। अच्छा भाई 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/x की इंटीग्रेशन होती है एल एन एक्स के बराबर, तो आपकी जो लिमिट्स हैं ये ब्रैकेट के ऊपर चली गई, सही है ना। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे करें, यहाँ पे चाहो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर लीजिए कि लेट सपोज आप कंसीडर करते हैं कि भैया सब्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट के ऊपर कि u बराबर है किसके, एल एन एक्स के। अब आप इसका डेरिवेटिव लीजिए, तो डेरिवेटिव ऑफ u विल बी इक्वल टू बेसिकली किसके बराबर होगा, एल एन एक्स का डेरिवेटिव, अगर मैं x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहा हूं तो बराबर होगा 1/x के, तो dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो du की वैल्यू आ जाएगी 1/x इंटू dx के। तो मैं यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन के ऊपर सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो ये e1 अपर लिमिट और लोअर लिमिट, हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई ln x इसके बराबर है, u के बराबर है, और dx बाय x, ये dx डिवाइडेड बाय x इसके बराबर है, ये du के बराबर है, तो यहाँ पे du का du आ गया। तो इससे फायदा क्या वो होगा कि इससे आपकी टर्म थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी। अब जब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन को अप्लाई करूंगा ना, तो बेसिकली ये क्या बन गया, ये हमारे पास हो गया सिंपल तरीके से ln x का ln x और मेरी अपर लिमिट e और 1 एज इट इज का एज इट इज। अब जब यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई होगी u के ऊपर तो ये बन जाएगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के बराबर, इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला, और आपकी लिमिट्स अगेन ब्रैकेट के ऊपर आ गई। अब फाइनली आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो कि u को वापस से कन्वर्ट करवा लो, तो ln x का ln x e और 1 की लिमिट्स आ गई, u हमने किसके बराबर सपोज किया था, ln x के बराबर, तो ये बन गया ln x का स्क्वायर और नीचे डिवीजन में 2 का 2 और मेरी लिमिट्स क्या हैं e की और 1 की। अब फाइनली यहाँ पे अपनी लिमिट्स को अप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सिंपल ln e माइनस का ln 1। कैसे लिमिट्स को अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, प्लस का साइन, फिर अगेन देखो भाई ये 1/2 का 1/2, और अगेन यहां पर क्या हो जाएगा ln e का स्क्वायर माइनस के ln 1 का स्क्वायर, सिंपल इज दैट। तो ln e किसके बराबर होता है, हम सबको पता है कि बेटा दुनिया के अंदर ln e किसके बराबर होता है, ln e आपके पास हमेशा बराबर होता है 1 के, नॉर्मल सी बात है। अच्छा भाई ln 1 किसके बराबर होता है, याद रखिएगा ln 1 बराबर होता है 0 के, ऑलवेज रिमेंबर दिस बेसिक प्रॉपर्टी कि ln 1 बराबर होता है 0 के, ln 0 बराबर होता है इन्फिनिटी के, और ln e बराबर होता है 1 के। तो ln 1 किसके बराबर है, 0 के, प्लस का साइन 1/2 का 1/2, अगेन ln e का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और ln 1 क्या हो जाएगा सिंपल 0 के बराबर। तो हमारे पास सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, 1 प्लस का 1/2 के बराबर, और 1 प्लस का 1/2 किसके बराबर होता है, 3/2 के बराबर। जाहिर सी बात है इसको आप जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे, आपको इतने बेसिक स्टेप्स करने की नीड नहीं है, बट एज अ टीचर मैंने आपको बेसिक स्टेप्स भी करके दिखा दिए कि भाई ये सिंपल सी चीज है, इसमें कोई मुश्किल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मेरे पास डे नंबर 2 के ऊपर भी एक एमसीक्यू उसके अंदर आया हुआ है। एग्जामिनर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, फिर आगे डेरिवेटिव है, आगे साइन इनवर्स है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x इंटू dx। अब देखो ये हमारे पास बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम होता है कैलकुलस का। हमारे पास कैलकुलस का थ्योरम क्या कहता है कि भाई आपके पास कभी भी दुनिया के अंदर, कभी भी दुनिया के अंदर अगर इंटीग्रेशन है उस पे अपर लिमिट है, देन आपकी लोअर लिमिट है, और साथ ही डेरिवेटिव है, साथ ही अंदर ही इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई हो रही है, डेरिवेटिव के ऊपर,
और तुम्हारे पास कोई फंक्शन अंदर मौजूद है, कोई भी फंक्शन हो सकता है आपके पास, सही है। तो ये बराबर होगा कि अगर मैं किसके बराबर होगा, देखो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। बेसिकली डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास और इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी इसीलिए कहते हैं। तो क्या होगा भैया, सिंपल तरीके से दोनों एक दूसरे को काट देंगे और ये जो लिमिट्स है ना, एक दफा फंक्शन में अप्लाई करोगे, फिर एक दफा आप अपनी लोअर लिमिट को फंक्शन में अप्लाई करोगे, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंपल इज दैट। तो हम यहाँ पे सेम काम करेंगे कि देखो इस इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कट जाएगा। आपने करना क्या है, सिंपल तरीके से एक दफा ये बन जाएगा साइन इनवर्स और x की जगह पे 1 का स्क्वायर और नीचे डिवीजन के अंदर 1 प्लस का 2x की जगह पे 1 आ गया, फिर माइनस का साइन, अगेन यहाँ पे साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, और अब की बारी में जीरो ऊपर, जीरो का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 प्लस का 2 इंटू जीरो। तो साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 3 क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 प्लस का 2 3 के बराबर आ गया। और साइन इनवर्स 0 किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स 0 हमारे पास दुनिया में बराबर होता है 0 के, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर साइन 0 डिग्री के ऊपर आपको 0 मिलता है, तो साइन इनवर्स 0 भी क्या होगा, क्योंकि 0 आपके पास न्यूमरेटर के अंदर आ रहे हो तो तमाम वैल्यू से पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, तो साइन इनवर्स 0 खत्म हो गया, तो साइन इनवर्स 1/3 खाली बच रहा होगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो भाई ये एक फेमस प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव दूसरे को काट देंगे, सिंपल लिमिट्स आप फंक्शन में डाल दोगे, लिमिट्स अप्लाई कर दोगे फंक्शन के ऊपर। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई इंटीग्रेशन और इस तरह का एक फंक्शन गिवन है। अब काफी सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में क्या हो जाते हैं, परेशान। देखो भाई इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा, या तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगी, मगर उसको अप्लाई करने से पहले हमेशा देखो कि नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म हो सकता है। अगर तो नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म हो सकता है ना, दैट्स अ वेरी सिंपल केस, देन आप सिंपल तरीके से चेक कर लो पहले। देखो अगर नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा है तो एलन शॉर्टकट फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा ना। तो नीचे मेरे पास टर्म क्या आ रही है, नीचे मेरे पास टर्म आ रही है 2n³ प्लस का 4n स्क्वायर प्लस का 16n। तो भाई इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 2 6n स्क्वायर, फिर आगे हो जाएगा 4 2 8n प्लस का 16 का 16 इट इज। तो नीचे वाली टर्म का मेरे पास ऊपर डेरिवेटिव बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है। जब नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है तो सिंपल तरीके से मेरा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा एलन शॉर्टकट का, तो ये बन जाएगा एलन का एलन और यहाँ पे आ जाएगा 2n³ प्लस का 4n स्क्वायर और प्लस का 16n का 16n। यानी कि जो भी आपके पास अगर नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव होता है तो एलन का ये शॉर्टकट फॉर्मूला होता है हमारे पास इंटीग्रेशन में। अगर नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव आप सिंपल एलन के साथ उस टर्म को लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, इसमें देखते हैं एग्जामिनर क्या कह रहा है। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है मजे का क्वेश्चन है। एग्जामिनर कह रहा है वर्क इज टू बी डन इफ इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट स्टेप इज 0.7। यानी कि कोई भी काम है उस काम को करने का जो पहला स्टेप है उसके कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.7 की, सही है। सेकंड नंबर के ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेकंड स्टेप, यानी कि सेकंड के स्टेप के कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.8 की, और प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ थर्ड स्टेप इज 0.9 इफ द फर्स्ट 2 स्टेप्स आर कंप्लीटेड। यानी कि भाई थर्ड स्टेप के कंप्लीट होने की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी आपको क्या गिवन है 0.9 की, सही है ना। यानी कि देखो एग्जामिनर कह रहा है कि अ वर्क इज टू बी डन इफ इट इन्वॉल्व 3 स्टेप, पहला स्टेप कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी ये है, सेकंड स्टेप कंप्लीट होने की ये है, थर्ड स्टेप कंप्लीट होने की ये है। तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन लॉ प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, सिंपल तरीके तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि एग्जामिनर यहां पे आपसे सिंपल सी बात कर रहे हैं ना, वर्क इज टू बी डन इफ इट इन्वॉल्व 3 स्टेप्स, यानी कि पहला स्टेप कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड स्टेप कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी, थर्ड स्टेप कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं सिंपल तरीके से इन तीनों स्टेप्स को आपस के अंदर अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनेगा 0.7 और 0.8। आसान तरीका पता है क्या, आसान तरीका ये कि भैया अगर मुझे 0.7 को 0.8 से मल्टीप्लाई करना है तो बेटा सिंपल तरीके से हमें ये बात मालूम है कि 7 इंटू 8 क्या होता है 56 के बराबर। अभी आप बेसिक डेसिमल्स को छोड़ दो, 7 इंटू 8 किसके बराबर होता है 56 के। अब देखो हमेशा याद रखिएगा डेसिमल प्लेस मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होती है। कैसे करोगे, सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो पहले डिजिट के अंदर कितने डेसिमल आ रहे हैं, कितने प्लेस पहले डेसिमल है, एक प्लेस पहले डेसिमल है। दूसरे नंबर के अंदर भी कितने डिजिट पहले डेसिमल है, एक डिजिट पहले है। तो इन कंबाइन ये 2 डिजिट पहले डेसिमल बन गया। तो आंसर में राइट हैंड साइड से 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दोगे तो बन गया 0.56। अच्छा 0.56 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं किसके साथ 0.9 के साथ, 0.56 को मल्टीप्लाई करवाओ किसके साथ 0.9 के साथ। तो भाई कैसे करवाऊंगा, 0.56 को मल्टीप्लाई करवाना है 0.9 के साथ। अगेन देखो हमें पता है 6 इंटू 9 क्या होता है 54, 4 का 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 9 इज 40। तो बेटा देखो 5 9 क्या हो गया 45, 45 में 5 का इजाफा करोगे तो 50 का 0 और 5 यहाँ पे कैरी, तो 5 का 5 एडिट आ जाएगा। अब देखो आंसर कैसे लिखेंगे, आपने जो पहला वाला नंबर मल्टीप्लाई करवाया उसमें 2 डिजिट पहले डेसिमल आ रहा है
है, तो दूसरा वाला नंबर मल्टीप्लाई करवाया उसमें एक डिजिट पहले डेसिमल आ रहा है, तो इन कंबाइन 3 डिजिट पहले डेसिमल होगा, तो राइट हैंड साइड से 3 डिजिट पहले आप डेसिमल को प्लेस अप कर दोगे, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से 0.504 के बराबर। तो ये इसकी आपके पास क्लासिक आपके पास पर्टिकुलरली इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कंडीशन आ रही है ना कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द फर्स्ट स्टेप इज 0.7, एज्यूमिंग अगर आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है तो फिर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ दी सेकंड स्टेप गिवन है, और अगर आपके दोनों स्टेप कंप्लीट हो गए तो थर्ड स्टेप की गिवन है आपको, तो आपने तीनों को सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है कि अगर मुझे तीनों स्टेप्स को इन्वॉल्व करना है किसी भी काम को करने में एक साथ, तो हमने सिंपल तरीके तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि अगर साइन थीटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है कि साइन थीटा अगर बराबर है 1/2 के, तो बताइए कोसेक थीटा किसके बराबर, नहीं साइन थीटा अगर बराबर है 1/2 इंटू कोसेक थीटा के, तो थीटा किसके बराबर होगा। यानी कि देखो क्वेश्चन क्या आया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 ऑफ कोसेक थीटा, तो एग्जामिनर कह रहा है थीटा क्या होगा। अब देखो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा के, ऐसा ही है, तो मैं कोसेक थीटा की जगह पे लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, ये साइन थीटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट शुड बिकम साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/2 इक्वल टू के बाद 1/2। अब अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो आप दोनों तरफ अंडर रूट लोगे, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस का 1/√2 के बराबर, सही है। अब देखो अगर मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन इनवर्स को वहां भेजोगे, तो हमें ये बात मालूम है कि साइन इनवर्स 1/√2 कब मिलता है आपको, साइन इनवर्स हमारे पास प्लस माइनस का 1/√2 कब मिलेगा भाई, साइन इनवर्स 1/√2, या फिर आप 1/√2 को लिख सकते हो अंडर रूट 2/2 भी एट इज, ये आपको मिलता है 45 डिग्री के ऊपर भी, और भी इसमें कई एंगल हो सकते हैं, 45 भी हो सकता है, 135 भी हो सकता है, 225 भी हो सकता है, 315 भी हो जाएगा, तो भाई आपके पास मल्टीपल एंगल्स होंगे, तो अगर आपको थीटा निकालना है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई साइन इनवर्स 1/√2 आ रहा है, तो साइन इनवर्स 1/√2 किस पे मिलता है, 45 पे मिलता है, अब आप इसके ऊपर 180 का इजाफा कर दो, दूसरा एंगल क्या आ जाएगा, 135 आ जाएगा, 225 हो जाएगा, 315 हो जाएगा, इन सबके ऊपर थीटा की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी। ये इस क्वेश्चन की सिंपल सी, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कह रहा है 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आसान क्वेश्चन है भाई, इतना मुश्किल नहीं है, देखने में मुश्किल लग रहा है, दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, या तो डायरेक्टली -1 लेके इसको पलटी मार दो, तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 6 के बराबर, या डायरेक्टली आपके पास आंसर आ गया। एक तरीका इसको सॉल्व करने का और भी है वैसे भाई, ये एक आपके पास नॉर्मल तरीका है, ये जुगाड़ू तरीका है, अदरवाइज सॉल्व करने का जो असल तरीका है वो ये है कि भाई आप सिंपल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, यानी कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लेके जाओ, कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करो, सिंप्लीफाइड फॉर्म के ऊपर लेकर जाओ, कैसे कि भाई देखो मेरे पास एक क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन आ रहा है 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का आयोटा, तो पहले तो मैं इस नीचे वाली टर्म को सिंप्लीफाई करूंगा, यहाँ पे सिंपल तरीके से आप क्या अप्लाई करो, अब कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, तो 1 माइनस का आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 माइनस आयोटा से डिवाइड, तो ऊपर मेरे पास आ गया सिंपल 6 इंटू 1 माइनस का आयोटा, और नीचे बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 1 का स्क्वायर, 1 माइनस का आयोटा आयोटा, तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर के बराबर, आयोटा स्क्वायर -1 होते तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 1 माइनस का आयोटा, और नीचे आ गया 2, तो 2 1 2 एंड 2 3 इज 6, तो ये मेरे पास बन गया सिंपल 3 माइनस का 3 आयोटा। अब अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने पे जाता हूं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे भाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का हमारे पास सिंपल सा क्या फॉर्मूला होता है, अगर कभी भी दुनिया के अंदर आपको किसी भी टर्म का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का तरीकेकार करने के ऊपर जाओ, तो ये आपके पास a बन गया, ये आपके पास क्या है b बन गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का अगर मैं फॉर्मूला भी अप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा a का a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इज 9, और प्लस का बी स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर भी 9 बनेगा, कॉमा का कॉमा, और नेगेटिव नेगेटिव इट शुड बिकम पॉजिटिव का 3, और नीचे अगेन आपके पास क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और अगेन b का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर इज 9। तो देखो मेरे पास क्या स्टेटमेंट आ गई, मेरे पास स्टेटमेंट आ गई 3 डिवाइडेड बाय 18 कॉमा 3 डिवाइडेड बाय 18, तो अगेन यही चीज फॉर्म हो रही होगी, तो क्या बन जाएगा 3 6 18 होता है ना, तो 1/6 कॉमा 1/6, और अगर इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखोगे तो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 6 फॉर्म हो रहा होगा, तो यही आंसर आएगा, डायरेक्टली कर लेते, नहीं तो ये आप मेन मेथड भी अप्लाई करोगे उससे भी आंसर हमारा क्या आएगा, सिमिलर ही आएगा, इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साधन है इसमें एग्जामिनर कह रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ 21x, या फिर ये 20x लिखा हुआ है, नॉट श्योर, 21x माइनस 23 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 16। अब देखो बच्चे ने क्वेश्चन लिखा हुआ है, माइट बी पॉसिबल इसमें गलती भी हो, मगर हमेशा याद रखिएगा इंटीग्रेशन का कभी भी क्वेश्चन आ जाए उसके अंदर सबसे पहले आप देखोगे नीचे वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म हो सकता है, अगर तो हो सकता है वेल एंड गुड है, अगर नहीं हो सकता फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पे जाओगे, पार्शियल फ्रैक्शन की मैंने आपको टेक्निक सिखाई हुई है तमाम बच्चों को, आप फिर उस पर सिंप्लीफाई करोगे। अब आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्वेश्चन एग्जैक्टली करेक्ट है या यहाँ पे कोई भंडा आ रहा है, क्योंकि देखो
अगर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा क्या ये नीचे वाले जो फैक्टर्स फॉर्म हो रहे हो इररिड्यूसिबल है, ये रिड्यूसिबल है। अगर तो रिड्यूसिबल होंगे तो आप फिर पार्शियल फ्रैक्शन की कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को अप्लाई करते हो। इफ नॉट देन यू विल अप्लाई द इररिड्यूसिबल कंडीशन। बट ये डिपेंड करता है क्वेश्चन ये करेक्ट लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ। तो याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो पहले नंबर के ऊपर देखो क्या नीचे वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तो नहीं आ रहा फिर पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर जाओगे। इट्स अ सिंपल थिंग। तो मुझे इस क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है, दैट्स द रीजन हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है प्रॉपर गड़बड़ है। अदरवाइज आप इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन पे करोगे तो फिर आप नीचे वाली टर्म का ऊपर आप इसको नीचे फैक्टर्स डिजाइन करोगे, फैक्टर्स के बाद फिर आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में ब्रेक डाउन करते हो एंड देन फिर आप इंटीग्रेशन को अप्लाई कर रहे होते हो। इसकी मैंने आपको एक शॉर्टकट भी सिखाई थी इंटीग्रेशन अप्लाई करने की। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं सेट ऑफ वॉवल्स फ्रॉम द वर्ड पाकिस्तान, यानी कि वर्ड पाकिस्तान के सेट ऑफ वॉवल्स बताने हैं। देखो पाकिस्तान वॉवल्स क्या क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं दुनिया में ए, ई, आई, ओ और यू, ये वॉवल्स होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से वॉवल्स आ रहे हैं अगर मुझे सिर्फ वॉवल्स का परमुटेशन कैलकुलेट करनी है तो ए वॉवल है, आई वॉवल है और अगेन ए वॉवल है। तो यहाँ पे 3 वॉवल्स आ रहे हैं हमारे पास। कितने आ रहे हैं? 3 वॉवल्स। तो वॉवल्स की अरेंजमेंट अगर मुझे सिर्फ बतानी है तो मेरे पास कितने कितने टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स हैं? 3 है। मगर इन 3 वॉवल्स में से देखो मेरे पास 3 वॉवल्स आ रहे हैं ना, ए आ रहा है, आई आ रहा है और फिर अगेन ए आ रहा है। इन 3 वॉवल्स में से ए जो है वो 2 दफा आ रहा है। तो इसका मतलब जो भी रिपीटेड फैक्टर होता है उसको हम एक दफा डिवीजन में लेते हैं, उसको एक दफा क्या करते हैं डिवीजन में लेते हैं। तो क्या बन जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल होता है 6 के बराबर, 2 फैक्टोरियल होता है 2 के बराबर। तो आंसर आ जाएगा सिंपल 3 के बराबर। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, यानी कि हमारे पास 3 परमुटेशन एग्जिस्ट कर रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज डैश। अब देखो इसका मतलब क्या है, आपके पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है बेटा? 1 कॉमा -1 कॉमा आयोटा कॉमा नेगेटिव आयोटा, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कहलाते हैं। तो अगर मैं पहले इनका सम करूं फिर उसका स्क्वायर करूं तो क्या बनेगा? तो भाई 0 के बराबर ही आएगा। कैसे कि अगर आप इनका सम करते हो तो 1 प्लस माइनस माइनस का 1 फिर प्लस का आयोटा फिर प्लस माइनस माइनस का आयोटा, तो इसका आपने सम करा फिर उसका स्क्वायर करो तो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 के बराबर आएगा। नॉर्मल सी बात है। पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है कि भाई समेशन गिवन था n इज इक्वल टू 2 और ऊपर 100 गिवन था और सामने से n गिवन था। यानी कि पेपर में क्वेश्चन क्या आया हुआ है? देखो समेशन वाले क्वेश्चन नस्ट के अंदर बहुत पूछे जा रहे होते हैं। तो भाई समेशन को समझ लो। समेशन के अंदर जो नीचे वाली वैल्यू होती है डिफाइन करती है स्टार्टिंग वैल्यू को, ऊपर वाली वैल्यू डिफाइन करती है एंडिंग वैल्यू को। और टाइप ऑफ फंक्शन कैसा है? सिंपल, आपके नेचुरल नंबर्स का। तो सिंपल नेचुरल नंबर्स की सीरीज का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। मगर याद रखिएगा नेचुरल नंबर की सीरीज हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। तो यहां पे एग्जामिनर ने कह रहा है कि 2 से स्टार्ट आपको सीरीज का सम निकालना है। यानी कि एग्जामिनर कह रहा है 2 से लेके 100 तक के जितने नंबर्स आ रहे हैं सबका सम बताओ। अब 2 से लेके 100 तक के नंबर्स का सम कैसे निकालोगे? आसान तरीका ये है कि अभी आप इसको 2 को इग्नोर कर दो, आप 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का सम निकाल लो। सिंपल सम ऑफ नेचुरल नंबर्स की सीरीज के शॉर्टकट के ऊपर। तो भैया हमारे पास n हो जाएगा 100 के बराबर, तो ये बन जाएगा 100 का 100, यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस का 1 यानी कि सिंपल 101 के बराबर और नीचे डिवीजन में आ जाएगा 2। तो 100 डिवाइडेड बाय 2 50 बन गया। सिंपल तरीके से 50 को 101 से अगर मुझे मल्टीप्लाई करवाना है 50 को 101 से, तो 0 को भी इग्नोर कर दो, सिंपल 5 को 101 से मल्टीप्लाई करवा दो, 0 को भी एंड में लिख दो एज इट इज। तो 5 इंटू 101 क्या बन जाएगा? 5 अंदर 5 5 0 0 एंड 5 अंदर इज 5। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5050 के बराबर। ये हमने 1 से लेके 100 तक का सम निकाल लिया। एग्जामिनर ने क्या कहा था? 2 से लेके 100 तक का सम निकालना है। तो एक नंबर को आप सेपरेट करवा दो खाली, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 5049 के बराबर। ये मेरा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि देखो एग्जामिनर कह रहे हैं कि स्टार्टिंग वैल्यू 2 है एंडिंग वैल्यू 100 है। यानी कि 2 से 100 तक का भी हमने सम निकालना था ना, हमने पहले 1 से लेके 100 तक का सम निकाला और जो आपकी एक्स्ट्रा वैल्यू थी जहां से स्टार्ट करना था उतने नंबर्स को आपने माइनस करवा दिया। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। हमने इस तरह के क्वेश्चंस को बेटा लेक्चर्स के अंदर सॉल्व किया। भाई तमाम चीजें आपको मैंने क्लासेस के अंदर पढ़ाई हुई हैं। भाई नस के मैंने सारे पेपर्स, नस के नेट 1 नेट 2 नेट 3 के एक एक चीज मैंने बड़ी मेहनत से आप लोगों को कवर अप करवाई हुई है। क्लासेस में आपको एक एक चीज बेटा पढ़ाई गई है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई नस के नेट 4 के पेपर सॉल्व करवाने से पहले मैं ये सोचा था कि करवाऊं ना करवाऊं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतनी मेहनत से आपको सारी चीजें कवर करवाई हुई हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करवाई हुई, एक एक चीज आपको बेटा पढ़ाई हुई है, बताई हुई है। अच्छा बेटे अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर कह रहा है 2n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 या फिर ये 2x डिवाइडेड बाय। क्वेश्चन बेसिकली आपके पास क्या आ रहा है? 2x डिवाइडेड बाय ऊपर आ रहा है x स्क्वायर फिर प्लस का 2x प्लस का 1। यहाँ पे बच्चे ने साफ लिखा हुआ है रिजॉल्व इन पार्शियल फ्रैक्शन। तो आई कैन अज्यूम के ऊपर क्वेश्चन में या तो कोई और बंदा है, जो ऊपर वाला इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था ना वो पार्शियल फ्रैक्शन के अलावा वाला आ रहा है। तो खैर इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे अगर हमें इसे पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर सिंप्लीफाई करना है? भाई बेसिक चीज है, आप पहले देखो कि नीचे वाली टर्म के फैक्टर्स बन रहे हैं तो क्या बन रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का फैक्टर क्या होगा? अगर मैं इसका मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद फैक्टर भी अगर हम डिजाइन करते हैं तो किसके बराबर आएगा? भाई ये आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हमारे पास सिंपल तरीके से क्या बनेगा? ये हमारे पास बन रहा होगा, अगर आप इसके अंदर फैक्टर्स निकालते हो ना
तो x प्लस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि भाई देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मुला ओपन हो रहा है ना एक तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, हाँ सही है। तो यानी कि नीचे वाली टर्म के ऊपर आप सिंपल a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मुला कंप्लीट कर सकते हो। तो ये बन जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी कि मेरे पास ये टर्म इस फॉर्म में आ गई। अब फाइनली मैं इसके फैक्टर्स बना सकता हूँ। तो फैक्टर्स कैसे बनाओगे कि भाई सिंपल तरीके से हमारे पास देखो यहाँ पे हमारे पास किस तरह की कंडीशन बन रही है, हमारे पास केस नंबर 2 फॉर्म हो रहा है पार्शियल फ्रैक्शन का। केस नंबर 2 मैंने आप लोगों को लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। क्या केस था बेटा? ये होता है सिंपल तरीके से अगर कभी भी आपके पास रिपीटेड और आपके पास रिपीटेड फैक्टर आ जाए, तो एक दफा हम लोग अपना फैक्टर बनाएंगे, एक दफा हम लोग अपना अननोन सपोज करेंगे सिंपल तरीके से जो भी हमारा फैक्टर आ रहा है उसके ऊपर, और एक दफा आप अननोन सपोज करोगे बेटा जो भी रिपीटेड फैक्टर आ रहा है उसके ऊपर। केस नंबर 2 हमारे पास क्या होता है कि अगर आपके पास दुनिया में कभी भी, नंबर 2 हमसे क्या कहता था, केस नंबर 2 हमसे कहता था अगर कभी भी दुनिया में आपके पास लीनियर फैक्टर आ जाए बट रिपीटेड आ जाए, तो एक अननोन आप सपोज करते हो अपने लीनियर फैक्टर के लिए और एक अननोन आप सपोज करते हो जो आपका रिपीटेड पार्ट होता है सिर्फ उसके लिए। तो इस तरीके से आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक डाउन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आपका वही मंजन कहानी है कि आप सिंपल तरीके से आप एलसीएम लेते हो तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद सिंपल तरीके से यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम लेना है नीचे। तो ये ए जाके क्या हो जाएगा, ए के साथ एक्स प्लस का वन आ जाएगा और बी एज इट इज रहेगा, इससे टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपकी पार्शियल फ्रैक्शन की इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी 2x इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस का वन प्लस का बी। अब फाइनली आपने करना क्या है, एक्स प्लस वन को आपने जीरो के ऊपर कंसीडर करना है, एक्स प्लस वन को आपने क्या करना है, जीरो के ऊपर कंसीडर करना है। और जीरो पे कंसीडर करने के बाद सिंपल तरीके से यहाँ से एक फैक्टर आपका आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव वन, उसको बारी बारी प्लॉट करोगे, आपकी पहली वैल्यू आएगी, फिर उस पहली वैल्यू के बलबूते पे दूसरी वैल्यू कैलकुलेट इजीली कर लोगे, दैट्स द लॉजिक। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये हमारे पास सिंपल सी एक लॉजिक होती है कि भाई सिंपल एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव वन डालूंगा तो नेगेटिव वन डालने के ऊपर क्या हो जाएगा, ए खत्म हो जाएगा, बी की वैल्यू मेरे पास एग्जिस्ट कर जाएगी जहां जहां एक्स आ रहा है। तो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। और जो बी की वैल्यू आई है उसको वापस अपनी मेरी इक्वेशन में डालूंगा और एक्स की वैल्यू डालूंगा तो मेरे पास ए की पर्टिकुलरली वैल्यू भी आ जाएगी। इस तरीके से मेरे पास ए और बी दोनों के आंसर्स आ रहे होंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पार्शियल फ्रैक्शन का भाई। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सम टू इन्फिनिटी का आ रहा है। ये क्वेश्चन भी नस्ट के अंदर बेतहाशा पूछा जा रहा होता है, सम टू इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट। एग्जामिनर कह रहा है कि तुम्हारे पास जीपी की सीरीज आ रही है 0.1 प्लस का 0.01 प्लस का 0.001 प्लस का 0.0001, सम टू इन्फिनिटी कैलकुलेट करना है। अब देखो इस लॉजिक को कैसे सिंप्लीफाई करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो बेसिक चीज है, आपको ए की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है 0.1 के बराबर, और अगर मुझे कॉमन रेशो निकालना है तो कॉमन रेशो निकालने का तरीकेकार सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सही है ना। तो आपके पास क्या बन जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1, 0.1 ही आएगा, नॉर्मल सी चीज है। आप बेसिक वे में भी सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हो कि भाई ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर नेगेटिव का 2, और नीचे हो रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर नेगेटिव 1, तो एक उससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो वापस 0.1 ही फॉर्म हो रहा होगा। तो आर की वैल्यू भी किसके बराबर आ रही होगी 0.1 के। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस का r। तो a की वैल्यू बराबर है 0.1 के, 1 माइनस का r, r बराबर है 0.1 के। तो ऊपर आ गया 0.1, नीचे 1 में से 0.1 जब निकालोगे तो ये बन जाएगा आपके पास सिंपल तरीके से किसके बराबर, अगर मैं 1 में से किसको माइनस करवा रहा हूँ 0.1 को, तो इट शुड बिकम 0.9, और 0.1 डिवाइडेड बाय 0.9 क्या होगा, ये आपके पास देखो बेसिक मैथ्स है, अगेन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब कभी डेसिमल को आप राइट हैंड साइड पे भेजते हो ना, तो अपोजिट साइड के ऊपर 1 के बाद उतने जीरो आते हैं। सिमिलरली 0.9 को जब मैं दूसरी साइड पे भेजूंगा, 0.9 जो है ना, इसमें से अगर मैं डेसिमल को राइट हैंड साइड पे भेजूंगा तो मेरे पास अपोजिट साइड पे क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड के ऊपर 1 के बाद एक जीरो आ जाएगा। जितनी प्लेसेस डेसिमल को आगे भेजते हो अपोजिट साइड पे उतने जीरो आ रहे होते हैं, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो सिंपल 1/9 मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि सम टू इन्फिनिटी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1/9 के बराबर। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इफ टू डाइसेस आर रोल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवन नंबर्स सम, यानी कि भैया दो डाइसेस को अगर आप रोल कर रहे हो ना, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपके पास इवन नंबर्स का सम आए। अगेन अ बिट टेक्निकल, नॉट अ टेक्निकल यार, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप टू डाइसेस को रोल करते हो तो आपको टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होते हैं, भाई टू डाइसेस को अगर मैं रोल करता हूं तो नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं 6 की पावर n के बराबर। 6 की पावर n का मतलब है 36 के बराबर, 36 के बराबर। अब आप खुद सोचो कितने इवन नंबर्स होंगे, भाई दो इवन नंबर है, चार क्या इवन नंबर है, छह क्या इवन नंबर है, यानी कि दोनों डाइसेस के ऊपर जो सम आए ना वो तुम्हारे पास इवन नंबर आना चाहिए। जितने इवन नंबर आते हैं 36 तक सारे बैठ के आपके इवेंट्स होंगे। तो 2 4 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12 फिर 14 फिर 16 फिर 18। तो इसका एक आसान तरीका बताऊं, इसका आसान तरीका वैसे क्या है, एक तरीका तो ये कि आप उंगलियों पे बैठ के पोरों पे बैठ के गिनो। एक आसान तरीका ये कि भाई अगर 36 इवेंट्स बन रहे हैं ना, तो 36 डिवाइडेड बाय 2 कर दो। 36 डिवाइडेड बाय 2 क्या बनेगा, ये बनेगा 2 1 2 एंड 2 8 16। तो आपका आंसर होगा 18 डिवाइडेड बाय 36 के बराबर, क्योंकि भैया 36 तक जितने इवन नंबर्स हैं उतनी ऑड नंबर्स भी तो होंगे ना, सही है ना। 36 इवेंट्स अगर फॉर्म होते हैं आपके दो डाइसेस के ऊपर, तो भाई आपके पास एक दफा इवन नंबर होता है, एक दफा ऑड नंबर होता है, नॉर्मल सी बात है।
नॉर्मल सी बात है ना भैया। तो इवन नंबर, सिर्फ इवन नंबर्स कितने होंगे, तो 18 डिवाइडेड 36 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा 18/36 के ऊपर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिए, 6 3 ज़र 18 एंड 6 6 ज़र 36, 3 1 ज़र 3 एंड 3 2 ज़र 6, तो 1/2 मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से। इससे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं तो या फिर आपके पास दूसरा तरीका ये कि आप बैठ के उंगलियों के पोरों पे गिनो कि भाई कब कब इवन नंबर आएगा। एक आएगा 1 1 के ऊपर, एक आएगा 1,3 के ऊपर, एक आएगा आपके पास, इस तरीके से तो फनकारी चलती जाएगी। तो वो लंबा काम है, मैंने आपको शॉर्टकट जो बताई है, शॉर्टकट बहुत काम की है, इससे आपका काफी फायदा हो रहा होगा। सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है। एग्जामिनर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ओके परफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर आगे कहता है सेट ऑफ द इंटीजर नंबर, इंटीग्रल सेट ऑफ द इंटीजर नंबर होगा, इंटीजर नंबर। सही है। तो अब देखो हमारे पास जो है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। अच्छा, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई रैशनल नंबर कहते किसे हैं। तो भाई रैशनल नंबर हमारे पास दुनिया में किस चीज को कहा जाता है, रैशनल नंबर हमारे पास कहा जाता है ऐसे तमाम के तमाम नंबर। तो भाई रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, वो तमाम के तमाम आपके रियल नंबर्स जहां पे आपके पास पी बाई क्यू की जो फॉर्म है वो हमेशा वेरीफाई कर रही हो। सही है, नॉर्मल सी बात है भाई, पी बाई क्यू की फॉर्म क्या हो हमारे पास वेरीफाई कर रही है, उनको रैशनल नंबर्स कहा जाता है। तो अब देखो मेरे पास क्या नेचुरल नंबर्स, ये तमाम के तमाम रैशनल नंबर्स होते हैं। अच्छा भाई, सेम गोज फॉर हियर इंटीग्रल नंबर्स। इंटीग्रल नंबर्स नहीं, इंटीग्रल नंबर्स, तो इंटीग्रल नंबर्स भी क्या होते हैं, सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जैसे कि 3 प्लस का 2 आयोटा, 3 माइनस का 2 आयोटा, √2 प्लस का 5 आयोटा, तो ये कभी भी सारे के सारे रैशनल नहीं हो सकते। तो सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं ये रैशनल नंबर्स नहीं होते। तो ये हमारे पास क्या है, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो नॉट ऑलवेज अ रैशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट ऑलवेज द रैशनल नंबर। तो ये इसका सिंपल तरीके से क्या होगा, हमारे पास पर्टिकुलरली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं सेक के फंक्शन के ग्राफ के बारे में। अब देखो ये वाली जो चीज होती है ना भाई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो यू नीड टू फॉलो फ्रॉम दी टेक्स्ट बुक्स। अब जैसे कि ग्राफ हो गए, तो सेक का ग्राफ क्या होता है, टेंजेंट का क्या होता है, कॉट का क्या होता है, साइन का क्या होता है, साइन इनवर्स का क्या होता है, बेसिक चीजें। अब एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे आप ये बताइए कि आपके पास सेक का ग्राफ कैसा होता है। तो भाई सेक का कैसा ग्राफ होगा, सेक का फंक्शन क्या होता है, सेक का फंक्शन होता है 1/cos के बराबर, नॉर्मल सी बात है। और हमें ये बात मालूम है कि कॉस का जो ग्राफ होता है, सिंपल कॉस का, एग्जामिनर ने क्योंकि क्या कहा हुआ है, बाउंडेड ग्राफ होगा, डिक्रीजेस फ्रॉम 0 टू π/2 या इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू π/2। तो भाई देखो सेक का ग्राफ हमें बताना है ना, तो सेक किसके बराबर होता है, 1/cos के। और हमें ये बात मालूम है कि कॉस का बिहेवियर क्या होता है, 0 से लेके π/2 के दरमियान, 0 से लेके π/2 के दरमियान कॉस जो होता है ये डिक्रीज करेगा। कॉस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसकी भाई आपको थोड़ी सी लॉजिकली सोचो ना कि कॉस 0 किसके बराबर होता है, भाई कॉस 0 बराबर होता है 1 के, और कॉस 90 किसके बराबर होता है, 0 के। तो कॉस जो होता है ये डिक्रीज करता है हमारे पास कहां से, 1 से 0 के ऊपर, 1 से 0 के ऊपर डिक्रीज करता है। तो सेक क्या होगा, सेक हमारे पास, तो सेक जो होगा हमारे पास, क्योंकि सेक होता है 1/cos, सेक क्या होता है 1/cos होता है ना, तो ये क्या होगा, ये अपोजिट के ऊपर होगा। अपोजिट इस सेंस के अंदर कि भाई डिवीजन के ऊपर लेके चले जाओ ना, तो क्या बन जाएगा, स्टार्टिंग के अंदर 1/1 1 ही रहेगा, और 1/0 इंफिनिटी होता है। तो यानी कि सेक का फंक्शन कैसा शो करेगा, 1 से लेके इंफिनिटी तक के ऊपर शो कर रहा होगा। तो इसका मतलब क्या, एग्जामिनर ने पूछा हुआ क्या था, अब जरा और से बात समझो। सेक का फंक्शन जो होगा ये डिक्रीज करेगा 0 से π/2 के ऊपर, या इंक्रीज करेगा। तो आप खुद देखो 0 से π/2 के ऊपर सेक क्या कर रहा है, 1 से पॉजिटिव इंफिनिटी के ऊपर जा रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भाई लॉजिकली बात को समझो, इसमें कोई रट्टे मारने वाली चीज नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। सेक बराबर होता है 1/cos के, कॉस 0 से लेके π/2 के दरमियान डिक्रीज करता है। सही है, तो सेक होता है 1/cos। तो अब आप खुद सोचो, 1/1 जो होता है ना, 1/1 ये 1 होता है, और 1/0 इंफिनिटी होता है। तो भाई सेक 0 से लेके π/2 के ऊपर, 1 से लेके इंफिनिटी के ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली इंक्रीज। अंदर कह रहे हैं साइन π/2 माइनस का थीटा। भाई दो तरीके सॉल्व करने के, या तो आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। अगर आइडेंटिटीज याद नहीं है तो एक शॉर्टकट मेथड होता है जो मैंने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाया हुआ है, जो कि बड़े, हमेशा याद रखिएगा, जो शॉर्टकट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना, ये सिर्फ इस आइडेंटिटी के लिए नहीं है। ये शॉर्टकट इसलिए होता है कि यार अगर आपके पास कभी भी 90 से बड़ा एंगल आ जाए तो इस मेथड पे हमेशा सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा देखो, अगर मेरे पास आ रहा है साइन 90 माइनस का थीटा, तो सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है, ये ना सिर्फ इस आइडेंटिटी के लिए बल्कि हर किस्म के आपके बड़े 90 से बड़े ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल को सॉल्व करने के लिए होती है। तो चूंकि 90 डिग्री आपके पास रेफरेंस एंगल कहां का आ रहा है, वर्टिकल लाइन का आ रहा है, तो क्वेश्चन में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है आंसर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा वाला एंगल एडिट लिख दोगे। साइन क्या होता है, 90 माइनस थीटा का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और साइन आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आंसर होगा पॉजिटिव के कॉस थीटा के बराबर। अगर तो आपको आइडेंटिटी आती है डायरेक्टली आप उस पर सॉल्व कर सकते हो, मगर अगेन ये शॉर्टकट आपको बहुत हेल्प करेगा डिफरेंट एमसीक्यूज के अंदर।
cos 75 डिग्री जैसे आ रहा है, अच्छा इसको इस मेथड पे बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? क्या देखो cos 75 डिग्री आ रहा है, अच्छा अब यहाँ पे डिपेंड करता है आपको ऑप्शंस क्या गिवन थे। अब देखो ऑप्शंस बड़े मैटर करेंगे यहाँ पे, दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं भाई। cos 75 डिग्री का मतलब क्या है आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। 75 किसके बराबर होता है? 75 बराबर होता है 45 प्लस के 30 के, नॉर्मल सी बात है। तो ये एमसीक्यूज भी ट्रिगोनोमेट्री में बहुत आता है। तो भाई सिंपल तरीके से मैं इसको ब्रेक करके क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 45 प्लस का 30। सही है, इसको पैटर्न में लिख दिया। अब cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा cos अल्फा यानी कि cos 45, फिर आगे आ जाएगा सिंपल तरीके से cos 30, प्लस का फॉर्मूला है तो माइनस पे ओपन होगा, यहां पे आ जाएगा sin 45 और यहां पर आ जाएगा sin 30 का sin 30। नॉर्मल सी चीज है भैया। तो हमारे पास क्या बन गया, cos 45 बराबर होते हैं अंडर रूट 2/2 के, cos 30 बराबर होते हैं हमारे पास सिंपल तरीके से अंडर रूट 3/2 के, cos 30 बराबर होता है sin 60 के ना, तो किसके बराबर होगा? अंडर रूट 3/2 के, माइनस का sin 45 डिग्री बराबर होता है बेटा अगेन अंडर रूट 2/2 के, और sin 30 डिग्री बराबर होता है हमारे पास सिंपल तरीके से किसके? 1/2 के। तो अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करूं चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 2 4, रूट 2 और रूट 3 किसके बराबर आ जाएगा? रूट 6 के, माइनस का अंडर रूट 2 और नीचे आ जाएगा सिंपल तरीके से अगेन 2 2 4। तो सिंपल तरीके से नीचे 4 आ गया, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 6 माइनस का अंडर रूट 2। दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, ये सॉल्व हो जाएगा। यानी कि cos 75 डिग्री सिंपल तरीके से किसके बराबर है? रूट 6 माइनस का रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 के। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर पीरियड ऑफ द cos पूछ रहा है, तो भाई cos का स्टैंडर्ड पीरियड होता है बेटा किसके बराबर? 2 पाई के बराबर। जो भी वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी, अगर डिवाइड हो रही है वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। पीरियड वाले क्वेश्चन आपके पास नस्ट के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपने इसका सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। पीरियड वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा हमारे पास क्या होते हैं नस्ट के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपने सबसे ज्यादा अगर ख्याल रखना है तो इस चीज का ख्याल रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो भाई मैनी मैनी थैंक्स फॉर दी हमारे प्यारे से स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अपना पेपर शेयर किया और माशाल्लाह से इनके 153 का स्कोर आया। ही वाज द स्टूडेंट ऑफ बैच नंबर 5 हशाम तनवीर। अच्छा भाई, तो यहाँ पे एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है कि भैया क्या सॉल्व करके बताओ। एग्जामिनर कहता है कि भाई ट्राइंगल एबीसी इज इक्विलेटरल, डी ई एफ जो है ना ये मिड पॉइंट्स आ रहे हैं साइड बीसी के, साइड एबी के और साइड एसी के। डी ई एफ इज फॉर्म्ड इनसाइड ट्राइंगल एबीसी बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। ओके, तो भाई इसका मतलब क्या हो गया? हमसे कहा जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया एबीसी टू द एरिया डी ई एफ। अब ये कैसे निकालेंगे? देखो अगर हमारे पास ये सारे सिमिलर ट्राइंगल्स आ रहे हैं, जाहिर सी बात है ना, ये भी सिमिलर ट्राइंगल है, ये भी सिमिलर ट्राइंगल का, तो क्या मिड पॉइंट फॉर्मुलास को अप्लाई करके बेसिक सिंपलीफिकेशन करो, वो लंबा मेथड है। आसान मेथड क्या है कि देखो ट्राइंगल एबीसी के कितने पार्ट्स आ रहे हैं, अगर ये तमाम ट्राइंगल्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये इसके मिड पॉइंट पे, इसके मिड पॉइंट पे, इसके मिड पॉइंट पे, तो मुझे साफ दिख रहा है ट्राइंगल एबीसी कंपोज हो रहा है चार छोटे ट्राइंगल्स के जरिए। ट्राइंगल एबीसी जो है वो कंपोज हो रहा है किसके साथ? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, क्योंकि ये कंपोज हो रहा है चार ट्राइंगल्स के ऊपर, जबकि डीईएफ जो है ये कंपोज हो रहा है सिर्फ एक ट्राइंगल के ऊपर। तो 4:1 बनना चाहिए अगर ये सिंपल से ये कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। क्योंकि एग्जामिनर क्या कह रहा है कि देखो अगर मैं कहता हूं कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या है? चार पार्ट्स के बराबर, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डीएफ क्या होगा? सिंपल एक पार्ट के बराबर, तो 4:1 बनेगा ना। आप इसको डायरेक्टली विजुअलाइज कर सकते हो, इसके अंदर आपको सिंप्लीफाई करने की नीड ही नहीं, डायरेक्टली विजुअलाइजेशन के ऊपर आप सिंप्लीफाई इसको इजीली कर सकते हो। थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि भाई अगर तो सिर्फ ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा है कि log बेस 7 है, फंक्शन 1 है और इक्वल टू के बाद 0 है, तो मैं कंसीडर कर लेता हूं भाई 0 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो वी डोंट नो किस चीज को निकालना है यार, किस चीज को निकालना है हमें तो नहीं आइडिया यहाँ पे। तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे कि भाई देखो आपको यहाँ पे कोई फंक्शन तो गिवन नहीं है, तो अगर मुझे डायरेक्टली सिंप्लीफाई करना है तो मैं सिंपल यहाँ पे जो बेस पावर कॉन्सेप्ट होता है लॉगरिथम को उसको इस्तेमाल करूंगा। तो 7 की पावर में 0 चला गया, इक्वल टू के बाद 1, तो हमारे पास सिंपल आंसर 0 आ जाएगा यार, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई वेरिएबल तो गिवन नहीं है। तो ये इसका आंसर होगा। डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, अगेन ऑप्शन बड़े की रोल प्ले करेंगे, जो भी ऑप्शंस आ रहे होंगे उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास, है ना। तो वो भी चीज बड़ी मैटर करेगी कि भाई ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, मगर यहाँ पे इसका फाइनल आंसर 0 आना चाहिए कि भाई अगर तो ये क्वेश्चन आ रहा है। अगेन डिपेंड करता है क्वेश्चन की लॉजिक क्या थी कि भाई क्वेश्चन में ऑप्शन क्या गिवन थे, वो भी बहुत सारी डिफाइन कर रही होती हैं, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है cos थीटा, cosec थीटा, cot थीटा आर दी फंक्शंस इन थीटा up till from 0 to 90 डिग्री, तो what is their behavior, increasing, decreasing और what? ओके अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पास अगर cos थीटा हो, तुम्हारे पास अगर cosec थीटा हो, और तुम्हारे पास अगर cot थीटा हो, और तुम्हारा थीटा जो है ये 0 से 90 डिग्री के दरमियान का है, तो कैसा फंक्शन शो, कैसा बिहेवियर शो करेंगे? तो भाई सबसे पहले तो देखो 0 से 90 के ऊपर cos पे क्या होगा? cos 0 मुझे बराबर होता है किसके बराबर है? cos 0 बराबर है 1 के, और cos 90 डिग्री बराबर है हमारे पास किसके? cos 90 बराबर होता है हमारे पास 0 के। तो ये तो डिक्रीजिंग शो कर रहा है, cos तो आपके पास क्या है? डिक्रीजिंग का है। अच्छा cosec के अंदर अगर हम चेक करें तो cosec बराबर होता है देखो 1/sin के, और हमें पता है कि sin 0 डिग्री क्या होता है? 0 के बराबर,
और साइन 90 बराबर होता है किसके, 1 के। तो ये इन्फिनिटी टू 1 का शो कर रहा है, किसके बराबर शो कर रहा है, इन्फिनिटी से 1 का। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है सिंपल तरीके से 1 बाय टेंजन के। कॉट थीटा क्या होता है, 1 बाय टेंजन के। तो अगेन टेंजन 0 डिग्री क्या होता है, 0 के, और टेंजन 90 होता है इन्फिनिटी के। टेंजन 90 क्या होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो ये देखो अगेन, ये सारे के सारे कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, इन्फिनिटी से अगर 1 पे आ रहा है या 1 से अगर 0 पे जा रहा है, इन्फिनिटी से अगर 1 पे आ रहा है तो इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर था ना, पॉजिटिव तक के नंबर्स आ रहे थे, उससे वो सिंपल 1 पे आ गया, या फिर 0 से लेके वो इन्फिनिटी तक के ऊपर जा रहा है। तो भाई ज्यादा फंक्शंस क्या शो कर रहे हैं, बिहेवियर डिक्रीजिंग फंक्शन शो कर रहे हैं। तो डिक्रीजिंग इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि डिक्रीजिंग आपके पास बिहेवियर शो हो रहा है। तो ये हमारे पास हशाम तनवीर के पेपर के क्वेश्चंस आए हुए थे। इस बच्चे ने माशाल्लाह से 153 स्कोर करे हैं। बैच नंबर 5 दैट वाज स्टार्टेड इन मई, ये उस बैच का बच्चा था। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास एक और स्टूडेंट था, और इस बच्चे का मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट इस बच्चे के भी 154 के मार्क्स आए हैं। ये आज का हमारा स्टूडेंट था, इसका मैं आपको रिजल्ट कार्ड भी शो कर सकता हूं, ये हमारे पास आज का स्टूडेंट था। अच्छा, इस बच्चे के पेपर में जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए हुए, इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर पूछा गया था, उस कैसी डोपिंग करता है, हाउ टू फाइंड द ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। देखो अगर ट्राइंगल गिवन है तो ऑर्थो सेंटर निकालना आसान होता है, उसकी लॉजिक्स होती हैं, सही है ना। अच्छा, इफ वेव लेंथ इज गिवन, अच्छा ये जो ऑर्थो सेंटर वाला क्वेश्चन है नस के पास पेपर से मैंने करवाया हुआ है, इसकी ट्रिक वगैरह पढ़ लीजिएगा, ये पास पेपर्स में आया हुआ है, नेट 2 या नेट 1 में भी आया था। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया हुआ है, इफ वेव लेंथ इज गिवन एंड स्कैटरिंग एंगल इज 90, तो कॉम्पटन शिफ्ट पूछा हुआ था। इफ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड सच दैट इज वेलोसिटी एट द टॉप इज मोर देन वेलोसिटी एट द बॉटम, एक्सेलरेशन पूछी हुई थी। इफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू वोल्ट बैटरी, देन केवीएल क्या होगा। इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर नंबर इज मैक्सिमम फॉर, इसका क्वेश्चन आया हुआ था। कैंडिड रिगार्डिंग क्वेश्चन था। इनविटेबल के मायने क्या होते हैं, ये इंग्लिश के अंदर। एक्स रेज कॉज आयोनाइजेशन इन डायरेक्शन इज एक्सेलरेशन इज ऑलवेज बाय द फोर्स 1 by x times e power x as minimum value in interval. Do stopping potential depend on intensity? तो ये हमारे पास एक और बच्चे के पेपर्स आ रहे थे। तो भाई आपने इन तमाम पेपर्स को तरीके से बैठ के सॉल्व करना है। इस बच्चे के नंबर भी हमारे पास 150 प्लस के आए हुए हैं माशाल्लाह से। इस बच्चे का ये कल के नेट का पेपर है, इस बच्चे के नंबर भी 150 प्लस आए हुए हैं। हशाम तनवीर वाला पेपर ऊपर दूसरा था, ये दूसरे बच्चे का पेपर आ रहा है। तो भाई ये तमाम चीजें आपको क्लासेस के अंदर सर बिलाल ने भी पढ़ाई हुई है, हमने भी पढ़ाई हुई है। भाई क्लासेस के अंदर प्रॉपर्ली आपकी क्लासेस होती है, एक एक चीज आपको डिटेल में गाइड की जाती है, पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है। अगले पेपर के ऊपर मूव करते हैं। के पेपर के अंदर एक और क्वेश्चन जो आया हुआ था, ये क्वेश्चन इनफैक्ट जो बैच में बैठे हुए बेटा आपको कल ये टॉपिक पढ़ाया था कॉनिक सेक्शन का, कि भाई देखो आपके पास एग्जामिनर क्या कह रहा है, एक लाइन टच कर रही है एक पैराबोला के ऊपर, तो आपको कंडीशन कैलकुलेट करनी है। भाई याद रखिएगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का टॉपिक बहुत ज्यादा आपके पास नर्स के पेपर में आता है। तो कंडीशन टेंजेंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पैराबोला के केस के अंदर इट इज ऑलवेज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय एम, सही है। आपके पास यहाँ पे देखो लाइन क्या गिवन है, लाइन गिवन है पी एक्स प्लस का क्यू वाई प्लस का 6 इक्वल टू 0। तमाम वैल्यूज को दूसरी तरफ शिफ्ट करवाओगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा क्यू वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव का पी एक्स और नेगेटिव का 6, ये क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव का पी डिवाइडेड बाय क्यू इंटू एक्स और नेगेटिव का 6 डिवाइडेड बाय पी। तो हमें पता है कि लाइन की ओरिजिनल इक्वेशन क्या होती है, ये होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी। तो यहाँ पे एम के सामने क्या आ रहा है मेरे प्यारे शागिर्दों, एम के सामने मेरे पास आ रहा है सिंपल नेगेटिव का पी डिवाइडेड बाय क्यू, और सी के सामने क्या आ रहा है 6 डिवाइडेड बाय पी। तो आपके पास अगर कंडीशन टेंडेंसी आपको कैलकुलेट करनी है तो आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। तो कंडीशन टेंडेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय एम। तो अगर मेरे पास सिंपल एक पैराबोला की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म का पैराबोला ही गिवन है y इज इक्वल टू 4ax, तो यहाँ पे आपके पास a तो कोई भी नहीं आ रहा, a आपके पास सिंपल 1 के बराबर होगा, नॉर्मल सी बात है। तो अगर मैं इसको सिंपलीफाई करवाने पे जाता हूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से सी की जगह पे आप क्या रखोगे, सी की जगह पे आप रखोगे 6 डिवाइडेड बाय पी इक्वल टू का साइन, ए को फिलहाल अभी एडिट रहने देते हैं, ए को नहीं छेड़ते। और नीचे डिवीजन में क्या है एम, एम किसके बराबर है, एम बराबर है नेगेटिव के पी डिवाइडेड बाय क्यू के। तो ये बन जाएगा 6 डिवाइडेड बाय पी इक्वल टू के बाद नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएंगी, तो इट शुड बिकम नेगेटिव का क्यू डिवाइडेड बाय पी। तो ये आपके पास पर्टिकुलरली आपका आंसर हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा पर्टिकुलरली आंसर हो जाएगा। पी से पी को बेशक आप काट दीजिए, तो ये बन जाएगा 6 इज इक्वल टू a 6 is equal to negative का a into q, 6 is equal to negative का a into q, that will be the simple answer of this particular question। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा फाइनली सॉल्व हो जाएगा। दैट्स द लॉजिक हियर। देखो इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन पीरियड का, पीरियड के बेतहाशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहन में रखिएगा। हमारे पास एक और क्वेश्चन जो पीरियड का पूछा गया था वो क्या था कि भाई एग्जामिनर आपसे कह रहा था कि पीरियड बताइए किसका 5 टाइम्स ऑफ द कॉट 5 थीटा का। मैंने ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी लास्ट वाले लेक्चर में बताया था, जो मैंने लेक्चर नंबर 1 डाला था उसके अंदर भी, नेट नंबर 4 के अंदर। भाई आपको इस वाले फंक्शन, इस वाली वैल्यू का कोई काम नहीं होता, ये आपके पर्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रही है। पीरियड का काम आपके खाली एंगल से होता है। तो कॉट का स्टैंडर्ड पीरियड क्या होता है, पाई के बराबर, जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी, अगर डिवाइड हो गई दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो ये हमारे पास पीरियड का बुनियादी तरीन कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम देख रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी कभी कभार पूछे जा रहे होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, इफ द प्लेन कट द कोन पैरेलल, यानी कि तुम्हारे पास एक कोन आ रही है, अब आपको मालूम है कि कोन कैसी होती है। भाई ये मेरे पास एक कोन आ रही है, ये मेरे पास एक कोन आ रही है, सही है। तो एग्जामिनर फरमा के आ रहा है, जरा गौर से बात समझिएगा। एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक कोन आ रही है, पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है थ्योरेटिकली, अगर तुम्हारे पास एक कोन आ रही है और इस कोन को आप पैरेलल टू द बेस कट करते हो, क्या करते हो, पैरेलल टू द बेस के ऊपर कट कर रहे हो, तो क्या चीज फॉर्म होगी? जाहिर सी बात है सर्कल फॉर्म होगा, नॉर्मल सी बात है यार। अगर मैं पैरेलल टू द कोन, पैरेलल टू द बेस के ऊपर कट कर रहा हूं एक कोन को, तो मेरे पास कौन सा कर्व फॉर्म होगा? एक सर्कल फॉर्म होगा। क्वेश्चन आ रहा है ना, ये क्वेश्चन भी नस्ट के अंदर पूछा गया अभी रिसेंटली, काफी सारे बच्चों ने क्वेश्चन शेयर अप किया कि एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल कंटेन्ड बाय द इलिप्स का क्वेश्चन आया हुआ था। ये नहीं पूछा हुआ था कंटेन्ड विद द इलिप्स, ये आप कैसे सॉल्व करोगे? अब देखो, सबसे पहले तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे पास एक इलिप्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये मेरे पास एक इलिप्स आ रहा है, तो एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई लार्जेस्ट सर्कल बताओ जो इस इलिप्स के अंदर कंटेन्ड हो रहा है, मौजूद है। तो हम लोग इसके अंदर, आपके पास जो इलिप्स की इक्वेशन है, सबसे पहले तो अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो मुझे साफ तौर पर दिख रहा है कि भाई, क्योंकि 16 फोर किसके बराबर होता है? 64 के। तो अगर आप इसको डिवाइड अप करवाओगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू के बाद 1। नॉर्मल सी बात है भाई, आपके पास यानी कि वाई एक्सिस का इलिप्स आ रहा है। अब इसके अंदर बड़ी वाली जो वैल्यू होती है ना इलिप्स के अंदर, हमेशा याद रखिएगा, फ्रैक्शन में जिसके नीचे बड़ी वैल्यू होती है उसका ए स्क्वायर होता है, जिसके नीचे छोटी वैल्यू होती है वो बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू 16 के बराबर है और बी स्क्वायर की वैल्यू 4 के बराबर है। ए स्क्वायर रिप्रेजेंट किसे करता है? ए स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट आपकी उसको। ए स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यानी कि सिंपल जो ए होता है ना, अगर मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू 16 मिल गई तो ए किसके बराबर मिलेगा? ए आ जाएगा 4 के बराबर, और बी की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 2 के बराबर, क्योंकि ए स्क्वायर 16 है तो ए किसके बराबर होगा? प्लस माइनस 4 के बराबर। बी स्क्वायर अगर 4 है तो बी किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। अब देखो, जो ए होता है ना, ए कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस को और बी कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस को। नॉर्मल सी चीज है बेटा, ये बचपन से आपने पढ़ी हुई है कि ए किसे कहते हैं? सेमी मेजर को, और बी कहते हैं सेमी माइनर को। अब चूंकि मेरे पास ये इलिप्स आ रहा है किसका? वाई एक्सिस का। अब यहां पे लॉजिक क्या है? अब आप कौन से वाले रेडियस को इस्तेमाल करोगे? अब देखो, जहन में तो दो सवाल आते हैं, सर रेडियस कौन सा इस्तेमाल होगा? तो भाई रेडियस आपने कौन सा इस्तेमाल करना है? एग्जामिनर ने क्या कहा है? लार्जेस्ट सर्कल बताओ जो कि इस इलिप्स के अंदर क्या हो रहा है? कंटेन्ड बाय द इलिप्स, यानी कि इस इलिप्स के अंदर मौजूद है। तो लार्जेस्ट सर्कल आपके पास कौन सा वाला बनेगा? आप खुद देखो, आप लॉजिकली समझो, लार्जेस्ट सर्कल कहां पे बनेगा? ये वाला फॉर्म हो रहा होगा। तो लार्जेस्ट सर्कल हमारा कौन सा होगा? हमारा लार्जेस्ट सर्कल ये कहलाएगा जिसके अंदर हमारे पास, हम कौन सा डिस्टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं? बी का, यानी कि मेरे पास रेडियस कौन सा है? बी का इस्तेमाल किया जा रहा होगा। तो मैं सिंपल तरीके से, अगर मुझे एरिया निकालना है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो पाई का पाई रेडियस आर की जगह पे 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 बन गया, तो 4 पाई मेरा आंसर होगा। फॉर्म हो रही है इंस्क्राइब्ड सर्कल है, सही है ना? इंस्क्राइब्ड सर्कल है क्योंकि ये इलिप्स के अंदर फॉर्म हो रहा है। अगर वो आपसे कहता है लार्जेस्ट सर्कल कंटेन विद द इलिप्स, यानी कि बेटा फिर उस सूरत के अंदर हम मेजर एक्सिस के रेडियस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये थोड़ी सी लॉजिकल चीज है, बेसिक चीज है यार। आप डायग्राम बना के भी चेक कर सकते हो। आप डायग्राम बना के देखो, आपको बात पूरी पल्ले पड़नी चाहिए कि भाई इसके अंदर चूंकि फॉर्म हो रहा है तो जाहिर सी बात है कौन सा डिस्टेंस, आप खुद देखो रेडियस कहां पे फॉर्म हो रहा है? माइनर एक्सिस का फॉर्म अप हो रहा है ना, क्योंकि मेजर एक्सिस वाला तो उसके बाहर जा रहा है, सिंपल सी बात है। और वाई एक्सिस का बना के चेक कर लो, बात एक ही है। अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि लार्जेस्ट सर्कल कंटेन विद द इलिप्स, यानी कि फिर उस सूरत में मेजर एक्सिस वाला पर्टिकुलरली इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने रेडियाई को। दैट्स द बेसिक। और क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है नस्ट के पेपर के अंदर इस दफा के नेट 4 से, एग्जामिनर कहता है इक्वेशन ऑफ द इलिप्स कैलकुलेट करके बताइए अगर फोसाई गिवन है 3,0 के बराबर और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस गिवन है 8 के बराबर। देखो भाई, फोसाई का पॉइंट आपको साफ तौर पे डिफाइन कर रहा है कि ये एक्स एक्सिस का इलिप्स आ रहा है, तो यानी कि फोसाई का पॉइंट किसके बराबर होता है? c,0 के बराबर होता है। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का फॉर्मूला होता है सिंपल 2b के बराबर। तो 2b बराबर है 8 के, तो 2 1 2 2 4 8, तो b की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 4 के। तो b भी मिल गया, c भी मिल गया। c किसके बराबर है? 3 के। हमें पता है इलिप्स के अंदर कंडीशन क्या होती है? इलिप्स में कंडीशन होती है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, 16 प्लस का 9, ये बन गया सिंपल 25 के बराबर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 25 के बराबर। चूंकि एक्स एक्सिस का इलिप्स आ रहा है तो सिंपल तरीके से क्या फॉर्मूला होगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू के बाद 1। तो बेटा क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर है 16 इक्वल टू के बाद 1। सिंपल तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। दैट्स अ वेरी बेसिक लॉजिक। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया? सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, हमारे पास बहुत दफा डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन जो आया वो सर्कल के ऊपर आया हुआ था, सर्कल का सेंटर कैलकुलेट करने के लिए। देखो, सर्कल का सेंटर निकालने की मैंने आपको नॉर्मल हालात में एक कंडीशन बताई थी, एक शॉर्टकट बताया था। कभी भी दुनिया के अंदर अगर आपसे सर्कल का सेंटर पूछा जाए, आपके पास अगर सिंपल सर्कल की जनरल इक्वेशन आ रही है और एग्जामिनर आपसे कहता है कि सर्कल का क्या निकालना है? सेंटर निकालना है। तो सर्कल का सेंटर निकालने की शॉर्टकट क्या होती है कि जो भी आपके पास लीनियर एक्स आ रहा है और
लीनियर y आ रहा है, इन दोनों को डायरेक्टली -2 के ऊपर डिवाइड करवा दीजिए, आपको डायरेक्टली सर्कल का सेंटर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आ जाएगा 3/2 कॉमा 4 डिवाइडेड बाय -2, इट शुड बिकम -2 के बराबर, सही है ना। तो सर्कल का सेंटर आ गया। एक तरीका सॉल्व करने का ये होता है, ये जो आपके पास जो भी जनरल इक्वेशंस होती हैं सर्कल की, उनसे सेंटर निकालने की शॉर्टकट है। कभी भी सर्कल की अगर जनरल इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट आपके पास 1 के बराबर है, तो जो भी लीनियर एक्स और लीनियर वाई आ रहे हैं इनको -2 पे डिवाइड करवाइए और आपके पास सर्कल का सेंटर इजीली आ जाए। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, इसमें एग्जामिनर कह रहा है सेंटर ऑफ द कॉनिक बताइए। अब आपको कुछ और नहीं बताया जाएगा। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम हमेशा पहचानोगे कॉनिक कैसा आ रहा है। अब याद रखिएगा सर्कल की दुनिया में पहचान क्या होती है, मैंने आप लोगों को बताई थी। सर्कल की इक्वेशन की पहचान ये होती है कि बेटा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट हमेशा सिमिलर होने चाहिए, दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों के कोफिशिएंट सिमिलर होने चाहिए। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट डिफरेंट आ रहे हैं तो ऐसे कॉनिक को हम इलिप्स कहते हैं। तो बेसिकली एग्जामिनर आपसे कह रहा था इसका सेंटर बताइए। सेंटर का मतलब क्या है, एच कॉमा के की वैल्यू आपको इलिप्स में फाइंड करनी है, और इलिप्स का सेंटर कैलकुलेट करने की सबसे बेहतरीन शॉर्टकट आपको मैथमेटिकल शॉर्टकट मिलती है। क्या शॉर्टकट होती है कि बेटा जो भी आपके पास ये एक्स वाली टर्म्स आ रही है इनको जीरो पे कंपेयर करवाओ। आपके पास जो भी एक्स वाली टर्म्स आ रही है इनको डायरेक्टली क्या करवाओ, जीरो के ऊपर आप कंपेयर करवाओ, इसका डेरिवेटिव ले लो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x के बराबर। 16x का डेरिवेटिव क्या होगा, 16 के बराबर। तो यहां से प्लस के 16 को दूसरी तरफ भेजोगे, वहां जाके क्या बन जाएगा, माइनस का 16, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम के डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 डिवाइडेड बाय 2, 2 8 ज़ारे 16, x की वैल्यू आ गई -8 के बराबर, यानी कि आपके पास h की वैल्यू आ गई। सिमिलरली y वाली टर्म्स को ऐसी कंपेयर करवाओ, यानी कि जो भी y वाली टर्म्स आ रही है ना उनको पहले एक दफा उठाओ, उठाने के बाद सिंपल जीरो से कंपेयर करवाओ, उसके बाद अब इसका डेरिवेटिव ले लो। तो 4y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 2 8y, 16y का डेरिवेटिव होगा 16 के बराबर इक्वल टू 0। अब प्लस के 16 को वहां भेजोगे, वहां जाके क्या बन जाएगा, माइनस का 16, और 8 1 8 होता है, और 8 2 क्या होता है, 16 के बराबर। 8 1 8 होता है और हमारे पास 8 2 क्या होता है, 16। तो मेरे पास y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -2 के बराबर। यहाँ पे प्लस 16y था तो क्या आ गई, -2 के बराबर। तो y का मतलब क्या, आपके पास k की वैल्यू आ गई। तो भाई काफी सारे बच्चों के पास ये वाले कॉन्सेप्ट भी आ रहे होते हैं। तो भाई याद रखिएगा, चाहे इलिप्स हो चाहे हाइपरबोला हो, ये शॉर्टकट दोनों में सिमिलर रहेगी। एच और के निकालने की सबसे बेहतरीन शॉर्टकट है कि एच और के की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो जो भी एक्स वाली टर्म्स आ रही है उनको जीरो पे कंपेयर करवाओ, उनका वन टाइम डेरिवेटिव ले लो, वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो। जो भी एक्स की वैल्यू आ रही है वो एच को रिप्रेजेंट कर रही है। सेम गोस फॉर हियर, जो वाई वाली टर्म्स आ रही है उनको सिंपल तरीके से जीरो पे कंपेयर करवाओ, फिर उसका डेरिवेटिव ले लो, सिंपल तरीके से आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको बेसिकली जो एक्स होता है ये एच को रिप्रेजेंट करता है, जो वाई होता है वो के को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इस कॉनिक के रेफरेंस से आपका सेंटर क्या आ गया, -8 -2 के बराबर। कोई भी इस तरह का कॉनिक आ जाए आपके पास, कोई भी इस तरह का इलिप्स आ जाए, हाइपरबोला आ जाए, इसका सेंटर निकालने की सबसे बेहतरीन ये शॉर्टकट है, आपको और कहीं नहीं मजा आएगा, सही है ना। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। क्लियर। एक और चीज हमेशा अपने जहन में रखिएगा कि अक्सर और पेशतर जो है ना पेपर के अंदर ये वाले एमसीक्यूज बहुत आते हैं, कंडीशंस ऑफ द सर्कल के, कंडीशन ऑफ द इलिप्स के, कंडीशन ऑफ द हाइपरबोला के। इसमें होता क्या है कि भाई एग्जामिनर आपसे बोलेगा कि भाई इलिप्स के अंदर क्या कंडीशन होती है कि भाई ए जो होता है सबसे बड़ा होता है एज कंपेयर टू बी और सी के मुकाबले के अंदर। बेसिक जो कंडीशंस होती हैं अक्सर और पेशतर हमारे पास पेपर्स के अंदर क्या होती है, पूछी जाती है बहुत ज्यादा, कि भाई इलिप्स की कंडीशन क्या है कि आपका जो सेमी मेजर एक्सिस होता है ये हमेशा सबसे बड़ा होगा, सही है। या फिर एसेंट्रिसिटी के ऊपर आ जाएगी कि सर्कल की एसेंट्रिसिटी क्या है, इलिप्स की क्या है, हाइपरबोला की क्या है। तो इसका हमेशा ख्याल रखिएगा। अच्छा, ये हमारे पास इलिप्स के अंदर होती है कंडीशन के जो आपका जो ए होता है सबसे बड़ा होता है, वाइल हाइपरबोला के अंदर क्या होता है, हाइपरबोला का सबसे मशहूर कंडीशन है कि भाई हमेशा याद रखिएगा ए डिवाइडेड बाई ई हमेशा छोटा होता है ए से, और ए हमेशा छोटा होता है हमारे पास ए इंटू ई के मुकाबले के अंदर, ए इंटू ई के मुकाबले के अंदर। यह हाइपरबोला की फेमस कंडीशन है। अच्छा, इसी तरीके से एक सर्कल की कंडीशन है जो अक्सर और पेशतर नस के अंदर भी आ रही है, नस में बहुत पूछी जा रही है कि एग्जामिनर पूछेगा रियल सर्कल आपको कब मिलेगा, दुनिया में कभी भी कोई सर्कल अगर रियल होगा तो किस सूरत के अंदर आपको मिल रहा होगा। तो याद रखिएगा सर्कल रियल कब होता है, सर्कल आपके पास दुनिया में उस वक्त रियल होता है कि जब आप जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर अगर ग्रेटर देन क्या आ रहा हो, सी के मुकाबले में ग्रेटर देन आ रहा हो। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि भाई सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आगे आता है प्लस का 2gx, आगे आता है प्लस का 2fy, आगे आता है प्लस का c इक्वल टू। रियल सर्कल का उस वक्त फॉर्म होता है जब आपके पास रेडियस क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो आपका रियल सर्कल फॉर्म पूरा होगा। तो ये क्वेश्चन भी पेपर्स के अंदर आया हुआ था, आपको लाजमी तौर पे मालूम होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पेपर, नस्ट के पेपर के अंदर जो एक और क्वेश्चन पूछा गया, इसमें एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ का, और एग्जामिनर फरमा रहा था कि एफ स्क्वायर इंटू एक्स की वैल्यू बताइए। हमेशा याद रखिएगा, देखो कंपोजिट फंक्शन के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नस्ट के अंदर पूछे जा रहे हैं और ये बहुत ज्यादा आते भी हैं। कंपोजिट फंक्शन सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, कंपोजिट फंक्शन कहते हैं कि भाई अगर कभी भी आपको एक फंक्शन दूसरे के पेट में डालना है, एक फंक्शन दूसरे के अंदर एंटर करना है, तो ये कहलाता है कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अगर कभी भी एग्जामिनर आपसे कहते हैं ना एफ की पावर एन इंटू
फंक्शन, तो ये कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे भाई, इसको सिंपल तरीके से कैसे सिंप्लीफाई करोगे, आपने कुछ भी नहीं करना, आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है एक दफा उसको उसके अंदर ही डाल दो। तो भाई ओरिजिनल फंक्शन में इनपुट था एक्स का, तो यहाँ पे मैंने एक दफा एंटर किया एक्स स्क्वायर माइनस का 1, बाहर स्क्वायर का स्क्वायर फिर अगेन माइनस का 1। यहाँ पे सिंपल आप फॉर्मूले को एक्सपेंड करवाओगे तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 1। सिंप्लीफाई करवा दीजिए तो एक्स की पावर 4 माइनस का 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फाइनली सिंप्लीफाई हो जाएगा। दैट्स अ वेरी बेसिक लॉजिक। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो नस्ट में पूछा गया, देखो ये सारे के सारे क्वेश्चंस वो हैं जो कि आपके पास अभी के नस्ट के नेट नंबर 4 के अंदर पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो नस्ट के अंदर आया, इसमें एग्जामिनर आपसे एक अननोन की वैल्यू पूछना चाह रहा था। एग्जामिनर कहता है कोई भी अननोन तुम्हारे पास आ रहा है उसकी अननोन की वैल्यू बता दो। आपके पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स गिवन थे। एग्जामिनर कहता है कि भाई एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आगे आ रहा है माइनस का 3x, देन पॉजिटिव का लेमडा वाई, माइनस का 5 इक्वल टू 0। और एक और आप सर्कल की इक्वेशन गिवन थी, डेट वाज 4x स्क्वायर देन प्लस का 4y स्क्वायर, और आगे आ रहा था माइनस का 12x माइनस का y, और आगे कहता है माइनस का 9 इक्वल टू 0। एग्जामिनर ने क्वेश्चन ये पूछा हुआ था फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ द सर्कल्स बिकम कॉन्सेंट्रिक। अगर ये सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक हैं तो बताइए लेमडा की वैल्यू क्या होगी। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं, दुनिया में ऐसे दो सर्कल्स जिनका सेंटर हमेशा सिमिलर हो। याद रखिएगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल की इक्वेशंस हमेशा सिमिलर होती हैं, सिर्फ जो एक कांस्टेंट होता है डिफरेंट होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की पहचान होती है। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर आप पता है क्या काम करो, सबसे पहले तो आपके पास जो सेकंड इक्वेशन आ रही है ना, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। कैसे कि अभी यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ 4 4 आ रहा है, तो अभी सेंटर डायरेक्टली निकाल नहीं सकोगे। तो मैं पूरी इक्वेशन में से अगर 4 को कॉमन लूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 3 इज 12, और माइनस का वाई डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके 0 से डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमने सिंपल तरीके से सबसे पहले जो सेकंड इक्वेशन आ रही थी यहां से 4 को कॉमन ले लिया। अब आप देखो क्या कर सकते हो, एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि दोनों सर्कल्स अगर कॉन्सेंट्रिक हैं तो लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब ये होता है कि मेरे प्यारे शागिर्दों, अगर कभी भी दुनिया के अंदर आपके पास ऐसे दो सर्कल्स हो जिनका सेंटर क्या हो सिमिलर, तो इसकी लॉजिक ये होती है कि भैया दोनों सर्कल्स का सेंटर क्या होना चाहिए, दोनों सर्कल्स का सेंटर हमेशा हमारे पास सिमिलर होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम पहले वाले सर्कल का सेंटर भी निकालेंगे और दूसरे वाले सर्कल का भी सेंटर निकाल लेंगे। सही है ना। तो पहले वाले सर्कल का सेंटर क्या होगा, पहले वाले सर्कल का सेंटर, सेंटर निकालने की शॉर्टकट क्या होती है, सिंपल आपके पास जो एक्स और वाई की वैल्यूज आ रही है इनको -2 पे डिवाइड करवाइए, तो ये बन जाएगा हमारे पास नेगेटिव का 3 डिवाइडेड बाय नेगेटिव का 2 कॉमा सिंपल तरीके से लेमडा डिवाइडेड बाय नेगेटिव का 2, क्या बन जाएगा, लेमडा डिवाइडेड बाय नेगेटिव का 2। तो पहले वाले सर्कल का सेंटर ये आ रहा है और दूसरे वाले सर्कल का सेंटर क्या होगा, ये होगा नेगेटिव का 3 डिवाइडेड बाय नेगेटिव का 2 कॉमा, यहां पे क्या होगा, ऊपर देखो कुछ भी नहीं है तो नेगेटिव का 1, तो नेगेटिव का 1/4 डिवाइडेड बाय नेगेटिव का 2। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव कट गया, इट शुड बिकम 3/2, और मैथ्स का बेसिक प्रिंसिपल, तो ये बन जाएगा मेरे पास नेगेटिव नेगेटिव कट गया और 4 2 जार 8। तो अब देखो मेरे पास पहले वाले सर्कल का सेंटर ये आ रहा है, दूसरे वाले सर्कल का सेंटर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। एग्जामिनर ने क्या कहा था, अगर ये सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक हैं तो लैम्डा की वैल्यू बताइए। कॉन्सेंट्रिक का मतलब ही क्या होता है, दोनों सर्कल का सेंटर सिमिलर होना चाहिए। तो हमारे पास पहले वाले सर्कल का सेंटर क्या आ रहा है, पहले वाले सर्कल का सेंटर आ रहा है 3/2 कॉमा लेमडा बाय नेगेटिव का 2। तो अगर मैं इसको कंपेयर करवाऊं इस वाले सर्कल के सेंटर के साथ 3/2 कॉमा 1/8, तो भाई देखो ये x वाली टर्म तो सिमिलर आ रही है, y वाली टर्म को कंपेयर करवा लीजिए, तो ये बन जाएगा लेमडा डिवाइडेड बाय नेगेटिव का 2 इक्वल 2 के बाद 1/8 का 1/8, ये 2 1 जार 2 हो जाएगा, 2 4 जार 8 हो जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 1/4 के बराबर। डेट इज आपके पास वैल्यू ऑफ लेमडा, डेट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। भाई याद रखिएगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर इक्वेशंस आपकी सारी सिमिलर होगी, सिर्फ कांस्टेंट हमारा क्या होता है, डिफरेंट होता है। नॉर्मल सी चीज आ रही है भाई, इसमें कोई परेशान होने वाली बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कहता है कि तुम्हारे पास एक सर्कल था और उस सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो बताइए इसकी इक्वेशन क्या होगी। आपको नीचे 3 4 इक्वेशंस गिवन होंगी। भाई ये थोड़ी सी जो है ना बेसिक चीज है कि देखो सर्कल कभी भी एक्स एक्सिस को टच करता है ना तो आपका रेडियस क्या होता है, आपका रेडियस होता है एफ के बराबर, और सर्कल अगर वाई एक्सिस को टच करता है तो आपका रेडियस होता है जी के बराबर। नॉर्मल सी बात है। कैसे कि देखो हमें पता है सेंटर होता है ना नेगेटिव जी कॉमा नेगेटिव एफ बेटा, तो अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो ये आपका रेडियस होगा जो कि अलोंग दी वाई का डिस्टेंस होगा, और अगर एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को टच कर रहा होगा तो अलोंग दी एक्स वाला आपका रेडियस होता है। तो भाई हमेशा याद रखिएगा अगर एक्स एक्सिस को सर्कल टच कर रहा है तो रेडियस क्या होता है आपके पास मॉडुलस ऑफ एफ के बराबर। तो रेडियस का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो क्या होता है, ये होता है जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी। नॉर्मल चीज है। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि भाई किसके बराबर होगा, हमारे पास सिंपल तरीके से यहां पे क्या आ जाएगा, ये इसको सिंपलीफाई जब आप करवाओगे तो सिंपल तरीके से आर की जगह पे एफ आ गया, इक्वल टू के बाद रूट के अंदर सिंपल तरीके से जी स्क्वायर
प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब आप करोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट जाएगा तो सी किसके बराबर आता है, सी आ जाता है जी स्क्वायर के बराबर। ये डायरेक्टली आपको वैसे फॉर्मूला याद होना चाहिए, बट चलो मैंने आपको बता दिया कि सर्कल कभी भी एक्स एक्सिस को टच करता है तो आपके पास कंडीशन ये फॉर्म हो रही होती है, सही है ना। तो अब देखो अगर मुझे जी की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन में, जी किसके बराबर होगा, अगर मुझे इक्वेशन से निकालनी है तो जी निकालने के लिए भाई देखो सेंटर निकालने की शॉर्टकट होती है, क्योंकि सेंटर होता है नेगेटिव जी नेगेटिव एफ, तो आप -2 पे डिवाइड करते हो। अगर मुझे सिर्फ जी चाहिए तो मैं प्लस के 2 पे डिवाइड करवाऊंगा, तो मेरे पास जी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, सिंपल पी डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। तो सी किसके बराबर आ जाएगा, जी स्क्वायर के, तो ये बन जाएगा पी बाय 2 का होल स्क्वायर, दैट शुड बिकम पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का क्यू वाई प्लस का पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0। ये मेरा पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा, दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग। सबसे आसान तरीन तरीके से आपको क्वेश्चन, और क्वेश्चन नस्ट के पेपर के अंदर आज भी आया और ये कल भी आया हुआ था। ये डोमेन और रेंज के क्वेश्चन होते हैं भाई। डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। डोमेन के देखो मायने क्या होते हैं कि वो कौन सी वैल्यूज है जो आप डाल सकते हो। लेट सपोज अगर अंडर रूट का फंक्शन आ रहा है तो अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव की वैल्यू डालने के ऊपर रूट क्या हो जाता है, सेटिस्फाई नहीं होता। तो इसका मतलब आप डोमेन में कभी भी नेगेटिव की वैल्यू नहीं रख सकते। तो अब देखो मेरा फंक्शन क्या है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 9। अब आप खुद सोचो मैं यहाँ पे x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि अगर ये नेगेटिव में ना फॉर्म हो। तो भाई आप बोलोगे सर अगर आप 3 रखें या 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखें तो हमेशा ये पॉजिटिव का आंसर देगा। या फिर अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूं या 3 से बड़ा कोई भी नंबर रखता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में 0, रूट 0 इज सेटिस्फाइड, कोई मसला नहीं होता। अच्छा भाई अगर मैं यहाँ पे 4 रखूंगा तो 4 का स्क्वायर माइनस का 9 तब भी सेटिस्फाई होगा, पॉजिटिव में नंबर आएगा। अच्छा अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव का 3 रखता हूं या उससे छोटा भी कोई नंबर रखूंगा तब भी सेटिस्फाई रहेगा, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव साइन को फिनिश कर देगा और पॉजिटिव में नंबर आएगा। या फिर अगर मैं नेगेटिव 3 से कोई छोटा नंबर रखता हूं उस सूरत के अंदर भी आंसर मेरा पॉजिटिव के अंदर ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव के अंदर वो वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, क्योंकि अगर पावर आपकी इवन नंबर के आ रही हो, सही है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि -2 हो गया या -1 हो गया या 0 आपके पास हो गया या पॉजिटिव का 1 हो गया या 2 हो गया, खाली इन नंबर्स के अलावा बाकी तमाम नंबर्स आप रख सकते हो। यहाँ पे नॉर्मल सी बात है ना भाई, मैं यहाँ पे इन नंबर्स के अलावा बाकी कोई भी नंबर रख सकता हूं। तो मेरी डोमेन क्या होगी, मेरी डोमेन हो जाएगी सिंपल तरीके से नेगेटिव के इन्फिनिटी से लेके नेगेटिव के 3 तक, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके नेगेटिव का 3, नेगेटिव का 3 भी काउंट हो रहा है तो आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को लगाना है, यूनियन, सही है ना। उसके बाद प्लस का 3 से लेके आपके पास 3 भी काउंट हो रहा है, पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक के तमाम नंबर्स को आप प्लॉट कर सकते हो, खाली ये बीच के नंबर्स प्लॉट यहाँ पे नहीं हो सकते, नॉर्मल सी चीज है। अच्छा इसके अलावा हमारे पास एक और क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आ रहा होता है कॉनिक के ऊपर, ये होता है कि आपको पॉइंट्स दे दिए जाते हैं और सर्कल की इक्वेशन पूछी जाती है। भाई ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आपको पॉइंट्स गिवन है और आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट्स गिवन है और आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, आप सिंपल हिट एंड ट्राई मेथड को इस्तेमाल करो, पॉइंट्स को बारी बारी ऑप्शन में डालो, जिस ऑप्शन के ऊपर वो सारे पॉइंट वेरीफाई हो रहे हैं वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन लास्ट में देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन और जो भी नस्ट के पेपर के अंदर पूछा गया, इसमें एग्जामिनर कह रहा था कि भाई पोलर फॉर्म कैलकुलेट करके बताइए किसकी, 1 प्लस आयोटा की। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, हमें मालूम है कि पोलर फॉर्म अगर कैलकुलेट करनी है, थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। तो टेंजेंट इनवर्स का टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू भी 1 है, तो टेंजेंट इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, ये बराबर होगा सिंपल 45 डिग्री के। 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई बाय 4 के बराबर। इसी तरीके से r निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली इट शुड बिकम 2 के बराबर, नॉर्मल सी बात है। अच्छा अब अगर मुझे पोलर फॉर्म बतानी है तो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा। तो r किसके बराबर है, r बराबर है मेरे पास अंडर रूट 2 के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस का कॉस इधर आ जाएगा सिंपल पाई बाय 4 प्लस का आयोटा साइन का साइन, और यहाँ पे आ जाएगा सिंपल पाई बाय 4। ये इसका सिंपल तरीके से पोलर फॉर्म पे आंसर आ जाएगा। तो भाई देखो ये हमारे पास आज के, कल के, परसों के एमसीक्यूज थे। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि जितने एमसीक्यूज है मैं ज्यादा ज्यादा उनको सॉल्व अप करवाऊं। भाई क्वेश्चंस में गलती हो सकती है क्योंकि देखो बच्चा पेपर देकर आता है, उसके बाद बड़ी बात है कि बच्चा आपसे अपना पेपर शेयर अप कर रहा होता है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। सेकंड नंबर के ऊपर इस बच्चे को लाजमी तौर पे अपनी दुआओं में याद रखें, हशाम तनवीर को, माशाल्लाह से बच्चे का बहुत अच्छा रिजल्ट आया, 153 इज अ डिसेंट अबव एवरेज स्कोर, इज अ गुड स्कोर। तो भाई माशाल्लाह से बच्चे का अच्छा स्कोर आया, इस बच्चे ने हमने पूरे एमसीक्यूज को लिख के शेयर किया तमाम सब्जेक्ट्स के, तो इसको लाजमी तौर पे दुआओं में याद रखें, बहुत सारी दुआएं इस बच्चे के लिए। सेकंड
नंबर के ऊपर मैथ्स के अंदर बेटा ट्रिगोनोमेट्री को लाजमी तौर पे कवर अप करो, कॉनिक्स को लाजमी तौर पे कवर अप करो, इसके सबसे ज्यादा एमसीक्यूज होंगे। इसके अलावा कैलकुलस के सबसे ज्यादा एमसीक्यूज होंगे। देखो जैसे जैसे मेरे पास एमसीक्यूज आते जाएंगे, आप लाजमी तौर पे एमसीक्यूज भेजिए तो मैं सॉल्व भी करवाता जाऊंगा। इसके अलावा मैंने तमाम नस के पास पेपर्स मोर देन 6000 एमसीक्यू सॉल्व करवाए हुए हैं। अब देखो हर बच्चे के पेपर दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है, किसी बच्चे के पास बहुत हार्ड एमसीक्यूज आते हैं, किसी के पास एवरेज आते हैं, किसी का डिफरेंट आते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखो, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन हमेशा शफल होकर आते हैं। नस्ट का एमसीक्यूज बैंक बहुत बड़ा है, तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो भाई लाजमी तौर पर आपने से ख्याल रखना है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्ट की, फास्ट की, यूईटी की, जीआईकेआई की, एनईडी राउंड 2 की, मैरान राउंड 2 की तैयारी अच्छी कवर अप हो, तो आप लाजमी तौर पर बैच का भी हिस्सा बन सकते हैं। कोई मसले की बात नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।